हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और ये आज हमारी 16th क्लास है इस सीरीज़ की, और बहुत जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं इस सीरीज़ में डिस्कस की हैं। ओके जी, बिफोर वी स्टार्ट एक प्यारा सा थॉट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आई थिंक हम सब की लाइफ पे बहुत ज़्यादा लागू होता है। वो ये है कि प्लीज़ कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में डोंट टेक डैश इसलिए लगाया है मैंने कि इसका मतलब है आप कुछ भी फील कर दें अपनी ज़िंदगी में जो भी उससे रिलेटेड है, कि कोई भी चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिए एंड डोंट थिंक कि वो चीज़ हमेशा आपके पास रहने वाली है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपकी नौकरी हो सकता है, वो आपका समय हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है। और आई थिंक ये तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं आजकल कि हमें हमारी जो फ्रीडम है जो हमें मिली है उसको भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब आपने देख ही लिया है लॉकडाउन में हम फ्री ही नहीं हैं। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, जो ये सांस इस समय हम ले रहे हैं, इन सांसों को भी ग्रांटेड मत लीजिए, कुछ भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपके अगर पार्टनर हैं उनको ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आपसे कोई बहुत प्यार करता है उसे ग्रांटेड मत लीजिए। ये मत सोचिए कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। और हर चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी ज़रूरी नहीं है। तो जो है उस चीज़ का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपने अभी तक किसी भी इंसान को जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाके बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बिकॉज हमें हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है। माने कि किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं समझिए कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उनको शुक्रिया कहें, उनके लिए जो आप कर सकते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चीज़ें वो ज़्यादा मायने रखती हैं रादर देन बड़ी बड़ी चीज़ें। तो वो कीजिए और खुश रहिए, और भगवान को या जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उन्हें थैंक यू कहें कि आप इस समय सांस ले पा रहे हैं। इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और ये लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉइड का। हम इससे पहले फ्रॉइड के बारे में, उन्होंने पर्सनालिटी को लेके क्या कहा है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फ्रॉइड की स्टेजेस के ऊपर। जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस उन्होंने डेवलपमेंट की दी हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी। जिनके भी क्वेश्चंस गलत होते हैं प्लीज़ इसके बाद क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सरल भाषा में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखते हैं और शुरू करते हैं। फ्रॉइड ने सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, कितनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं फ्रॉइड की, तो 5 हैं। ठीक है, ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है और जेनिटल है। ये 5 स्टेजेस हैं जो फ्रॉइड ने दी हैं। अब इनको साइकोसेक्सुअल ही क्यों कहा गया है? क्योंकि बेसिकली हर जो स्टेज है वो उसमें सेक्सुअल एनर्जी की बात होती है। अब देखो, यहाँ पे सेक्स नहीं है, लिबिडो का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। जनरली उसने एक टर्म यूज़ की है इंस्टिंक्ट के लिए, ड्राइव के लिए, ठीक है, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं। ओके, सो वो कहते हैं कि जो हमारी प्लेजर के लिए उन्होंने बेसिकली एक टर्म जो है वो उसका इस्तेमाल किया है फ्रॉइड ने। ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इसलिए हैं क्योंकि हर स्टेज में, हर चरण में बेसिकली जो हमारी लिबिडो है, जो एक एनर्जी है, वो कहीं फिक्स हो जाती है, रुक जाती है, और वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे फिक्स होती है। इसलिए साइको और सेक्सुअल। ठीक है, साइको मीन्स यहाँ से वो साइकोलॉजिकल जो है वो फिक्सेशन होती है। ठीक है, फिजिकल आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, इसलिए मुझे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोलते हैं। ये एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, ठीक है, तो हमारे शरीर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जो ये बेसिकली एनर्जी है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे या तो फ्रस्ट्रेशन आएगी या फिर प्लेजर आएगा या फिर दोनों आएंगे। अब देखिए, ये जो जगहें हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जहाँ पे ये एनर्जी अलग अलग कलेक्ट होती है, उसे हम एरोजेनस जोन भी बोलते हैं। तो 2 चीज़ें याद होगी, एरोजेनस जोन, पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब इससे भी सरल बेसिकली फ्रॉइड ये मानते हैं कि जो हमारी लाइफ है,
ठीक है, जो भी हमारी ज़िंदगी है वो बेसिकली किसके ऊपर टिकी हुई है, या तो टेंशन के ऊपर या फिर प्लेजर के ऊपर। यही दो चीज़ें हैं ना, या तो किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, या प्लेजर है। ठीक है, वो ये मानते हैं कि जितनी भी टेंशन है वो बिल्डअप होती है बेसिकली हमारी लिबिडो के कारण। ठीक है, लिबिडो वो जो जिसको वो एक सेक्सुअल एनर्जी मानते हैं उसके कारण। और जितना भी प्लेजर है वो तब आता है जब वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। मतलब अगर वो एनर्जी कहीं रुक गई, कहीं फिक्स हो गई, कहीं ठहर गई तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर वो रिलीज हो गई तो प्लेजर है। फ्रॉइड ने टर्म का इस्तेमाल किया है जिसको हम सेक्सुअल कहते हैं, लेकिन बहुत जनरल तरीके से। मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है सेक्स है इसका मतलब, नहीं। बेसिकली उन्होंने सेक्सुअल जो टर्म है उसका इस्तेमाल बहुत जनरल तरीके से किया है, जिसका मतलब है सारे के सारे जो भी प्लेजरेबल एक्शंस हैं, प्लेजरेबल थॉट्स हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये टर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और फ्रॉइड का ऐसा मानना है कि हमारी ज़िंदगी के जो पहले 5 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, जो भी हम हैं, उसमें वो 5 साल जो है वो अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ के जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो फ्रॉइड कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया 5 स्टेजेस हैं। अब इनको याद कैसे करना है कि अच्छा सीक्वेंस कैसे याद होगी, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे, तो वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। फिर है कि इन स्टेजेस को हम साइकोसेक्सुअल क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी की अलग अलग स्टेजेस में। साइकोलॉजिकल होती है, इट्स नॉट फिजिकल। ठीक है, यहाँ से हम उस बात कर रहे हैं। अब देखो, तो कहते हैं कि जो लिबिडो है एक ऐसी सेक्सुअल एनर्जी है जो फिक्सेट हो जाती है। ठीक है, उसकी फिक्सेशन हो जाती है एक टाइम पे, और उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कौन सी जगह पे फिक्सेशन होगी, कौन सी स्टेज में, वो हम सारी आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि हर स्टेज के साथ फ्रॉइड ये मानते हैं या तो उस स्टेज में आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, टेंशन होगी, या फिर आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी फीलिंग होगी। वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर स्टेज के साथ ये रिलेटेड है। आइदर आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, या फिर आपका वो कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो जाएगा, आप आगे जाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, और जब एक पर्टिकुलर स्टेज पे एनर्जी आती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज पे जब हम होते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के किसी हिस्से के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है, वो जो एनर्जी है वो शिफ्ट होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आज किसी एनर्जी किसी एक एरिया में एसोसिएटेड है, जब मैं अगली स्टेज में जाऊंगी तो किसी और एरिया पे वो एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब देखो, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, फ्रॉइड ये मानते हैं, जो एक स्टेज पे ही रुक जाते हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाते, नेक्स्ट पे नहीं जा पाते। उसका एक रीज़न ये है कि हो सकता है कि जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे हों तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उस उम्र की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ही नहीं हुई, इसलिए वो वहीं रुक गए। उसको फिक्सेशन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बड़े लोग भी अपना जो अंगूठा चूसते रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक तरीके की उनकी कोई डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से फिक्सेशन हो गई है। ओके जी, आगे देखते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ज़्यादा ही ज़रूरतें पूरी हो गई हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब इंसान छोड़ना नहीं चाहता उस स्टेज को, वहीं लटका रहना चाहता है, तो ओवर इंडल्जेंस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जितनी भूख होती है उससे एक्सेस में ओवर इंडल्जेंस होता है वो। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। भाई सब बाहर आ रहा होता है पेट उनका, तो बट खाने से बाज नहीं आते। तो बेसिकली एक लोग ये भी हैं, हो सकता है उनकी ज़रूरतें एक उम्र में, एक स्टेज में बहुत ज़्यादा बेसिकली पूरी हो गई हैं, इसलिए वो उसी स्टेज में रहना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन होगी या ओवर इंडल्जेंस होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि आपके जो साइको एनालिस्ट मानते हैं, मनोविश्लेषण वाले जो लोग हैं जो मानते हैं, वो ये कहते हैं कि फिक्सेशन है। ठीक है, तो फिक्सेशन हो सकती है एक स्टेज पे। आपको कैसे होगी वो बाद में देखेंगे, अलग अलग स्टेज में। अब देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है साइको एनालिटिक थियोरी के मुताबिक क्या स्टेजेस हैं विकास की, उसका।
मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका ऑर्डर मैं बताऊंगी, तो पहले आप बताइए सबसे पहले जो है स्टेज में तो फर्स्ट कौन सी स्टेज होगी, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं। ओके जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, फिर एनल आती है, फिर फेलिक आती है, लेटेंसी आती है, जेनिटल आती है। अब इसको याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर। सबसे बड़ा है ये खतरनाक सा प्रश्न, तो एक निमोनिक है जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। ओके, वो निमोनिक इस तरीके से है, ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स, ठीक है। अब देखो ओल्ड एज, ओ ओल्ड से ओल्ड, ओ माने ओरल, एज ए, एनल, पेंशनर की जगह यहाँ पे प्रिजनर कर लो, चाहे प्रिजनर, ठीक है। फैलिक, पी फॉर प्रिजनर, पी फॉर फैलिक, लव ग्रेप्स, ठीक है, एल फॉर लव, लेटेंट, ग्रेप्स जेनिटल, ठीक है। जी जी फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हमने सीख लिया। तो अगर आप ये याद रखें कि ओल्ड एज जो एक कोई ओल्ड एज प्रिजनर है, ओल्ड एज प्रिजनर लव ग्रेप्स, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा पहले पहले अल्फ़ाबेट से, ठीक है। ओके, सो ये बहुत अच्छा निमोनिक है। ऐसे आप बहुत सारे निमोनिक बना सकते हैं जो आपको मदद करेंगे चीज़ों को लर्न करने में। तो अब आपको ये हमेशा स्टेजेस याद रहेंगे, अब आप कभी नहीं भूलेंगे स्टेजेस, ठीक है। सो एक जो बुज़ुर्ग आदमी है, एक बुज़ुर्ग पेंशनर है, या उसको प्रिजनर कर लीजिए, पी से ही रखेंगे तभी आपको याद होगा, ऑब्वियस ही बात है। सो ओल्ड, ओ से ओरल, ठीक है, एज ए से एनल, ठीक है, प्रिजनर पी से फैलिक, लव एल से लेटेंट, ग्रेव्स जी से जेनिटल। ये आपको इतना याद रहेगा। अब आपको कभी नहीं भूल सकते सीक्वेंस कि ओ हो पहले कौन सी स्टेज थी, दूसरी कौन सी थी। ओके, ठीक है। ओके जी, एक जल्दी से वी विल जस्ट सी कैसे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, ठीक है। ओरल में क्या है कि सारी की सारी चीज़ें हम बर्थ से 1 साल तक के बच्चे की बात करते हैं, यहाँ पे वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, ठीक है, हाथ मुंह में सक करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कुछ भी आप उन्हें देंगे, आप उनके सामने अपनी गाल करेंगे तो वो उसको मुंह से चाटेंगे। तो कहने का भाव ये है ओरल, हर चीज़ ओरली कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, ठीक है, माउथ से कर रहे हैं। यहाँ पे ईगो डेवलप हो जाती है बर्थ से 1 ईयर तक बच्चे की, ठीक है। फिर आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज वो स्टेज होते हैं जहाँ पे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, और ये एक साल के बाद शुरू हो जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग, और पूरा जोर लगा दिया जाता है बच्चे को इतना सिखाने में कि पॉटी जो है वो आपको सीट पे बैठ के करनी है, फ्लश पे आपको फिर फ्लश करना है एंड एवरीथिंग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, मैं रोज़ सोचती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ मेरे बच्चे के साथ। तो ये एनस स्टेज है, एनल स्टेज है जहाँ पे सारा कॉन्सेंट्रेशन एनस के ऊपर है, उस एरिया के ऊपर है बॉडी के। आप देख रहे हैं आपके शरीर का एरिया चेंज हो रहा है, मुंह के साथ मुंह, एनल के साथ एनस, फैलिक के साथ आपकी पीनस, और या फिर स्लॉट्रस जहाँ पे हम मैस्टरबेशन की बात करते हैं। दिस इज़ बेसिकली जहाँ पे वो हम कहते हैं ना कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, यू नो इलेक्ट्रा स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे फैलिक पे, ठीक है, जहाँ पे आके सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, जहाँ पे बच्चे के अंदर वैल्यूज़ वाली बात आनी स्टार्ट हो जाती है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, वो हम आगे करेंगे अभी। फिर रहता है लेटेंट। लेटेंट होता है छुपा हुआ, हिडन, ठीक है, जहाँ पे उतनी सेक्शुअल एनर्जी नहीं होती प्रेजेंट, ठीक है, कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। जेनिटल में अगेन फिर सेक्शुअल इंटरकोर्स वाली बात आ जाती है, जहाँ पे फाइनली यू नो आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पीनस, वजाइना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, ठीक है। आपको ये जो टेबल है इसको बना अपनी अंतरात्मा में बिठा लीजिए, बिकॉज ये टेबल आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कोई एरोजेनस जोन बताइए किस स्टेज का, तो अगर आपने ये अपने अंतरात्मा में बिठा लिया है तो आप रिकॉल करके बता सकते हैं कि अच्छा अगर आपसे पूछा जाए जेनिटल एरिया में एरोजेनस जोन कौन सा है, तो पेनस है, आप बता सकते हैं, ठीक है, वजाइना है, आप बता सकते हैं। इसी तरीके से फैलिक में आपसे पूछा जाए, एनल में पूछा जाए, तो यू कैन टेल। आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है, इतना सा याद रखना है और बहुत छोटा सा काम है। और आपने ये देखना है कि सुपर ईगो कब डेवलप होती है, फैलिक स्टेज में आके डेवलप होती है। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। According to Freud's theory of psychosexual development, the stage between age 6 and puberty, during which there is little psychosexual development, 6 से puberty और 6 वाली उम्र, ठीक है, 6 and puberty के जो बीच वाली उम्र है, ये आपसे बेसिकली वो पूछ रहा है कि जहाँ पे उस समय
हमारी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो बहुत कम होती है। मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है, ये देखिए इस चार्ट में है इसका आंसर, लेटेंट, कम, हिडन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। तीसरा प्रश्न, this stage of development usually occurs at the age of 1 to 3. The ego starts to develop and it is somewhat controlled. ईगो जो है जी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और जो इड है वो कुछ कंट्रोल में आ जाती है 1 से 3 साल की उम्र की स्टेज। एक इसका मतलब है बर्थ टू 1 ईयर तो स्टेज होती थी, ओरल होती थी, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, आगे क्या थी, ओल्ड स्टेज तो चली गई, इसका मतलब है ओरल तो नहीं, सॉरी ओल्ड वाली ओरल स्टेज तो नहीं है। फिर हमने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ कि आगे कोई और स्टेज होएगी जो 1 to 3 होगी, जो कि एनल स्टेज है, ठीक है। सो आपने उम्र के हिसाब से, अगर आपको पता है बर्थ टू 1 ईयर कौन सी स्टेज होती है, 1 to 3 कौन सी होती है, आप याद रखेंगे, और बाकी आपने वो निमोनिक याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न, द ओरल स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ अंटिल अप्रोक्सीमेटली व्हाट एज, कितनी उम्र तक रहती है? 1 साल। ओह सॉरी, इसमें आंसर नहीं, सॉरी आंसर नहीं लिखा है, बट 1 साल है इसका आंसर, 1 ईयर। चलिए ओरल स्टेज से शुरू करते हैं, मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बर्थ से लेके 1 साल तक। देखिए ये ओरल नाम से ही पता चल रहा है, मुंह की बात हो रही है, हर वो चीज़ जो हम ओरली लेते हैं। क्योंकि आप बर्थ से 1 साल के हैं तो आपकी पहली स्टेज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो आपकी लिबिडो है, वो सारी की सारी यहाँ पे मुंह पे इकट्ठी होती है, ठीक है। माउथ ओरिएंटेड होते हैं, चीज़ों को सक करते हैं, मुंह में डाल लिया, ठीक है, काट लिया, ठीक है, ब्रेस्ट फीड की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, एंड ऑब्वियसली बात है दैट इज़ द ओनली वे जिससे आप अंदर चीज़ें डाल रहे हैं। सो ओरल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल में क्या होता है, बेसिकली फ्रॉइड ऐसा मानते हैं कि ठहराव आ सकता है, मतलब आप अटक सकते हैं, यहाँ पे आके भी अटक जाएंगे, फिक्सेशन हो जाएगी आपकी। कैसे? अगर इस उम्र में आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप सारे के सारे केयर गिवर के ऊपर निर्भर हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा अभी सिर्फ 2.5 मंथ्स का है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए। पॉटी साफ़ करनी है, डायपर चेंज करना है, दूध पीना है, रेस्ट करना है, नींद लेनी है, एवरीथिंग, ओके। कंप्लीट डिपेंडेंसी मेरे ऊपर, केयर गिवर के ऊपर, एवरीथिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, या मेरे हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बच्चे के साथ एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बनता है, बच्चे को ये चीज़ समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखिएगा, अगर आपने कभी नोटिस किया है, बच्चे को ये समझ आनी स्टार्ट हो जाती है कि कौन सा इंसान मेरा अपना है या कौन सा आउटसाइडर है, कौन सा है जिससे मैं रोज़ मिलता हूँ, कौन है जो मुझे दूध पिलाता है, क्योंकि उसकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो द चाइल्ड हैज़ दैट सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो, तो उसे मदर की बॉडी की स्मेल की भी पहचान होती है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बच्चे के बीच में और केयर गिवर के बीच में, क्योंकि केयर गिवर उसे कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर उसे वो कंफर्ट ना मिले, ठीक है, जैसे सपोज वो रात को सोता है और सोते सोते जब वो उठ जाता है, तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, उसको उठाना, ठीक है, उसको कंफर्ट देना इफ ही इज़ क्राइंग। अब अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो उसकी लेटर स्टेज में जब वो बड़े होंगे, ठीक है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, इस स्टेज से जो उन्होंने लैक ऑफ मिसट्रस्ट सीखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यकीन नहीं बढ़ा, ट्रस्ट नहीं बना, तो मिसट्रस्ट तो है ना, तो ये आगे उसके रिश्तों में जो है दिखेगा, ठीक है। और फिक्सेशन हो सकती है वो इसी स्टेज पे, मैंने आपको पहले बोला था, या तो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो अटक गए हम, आगे नहीं बढ़े, या ज़्यादा पूरी हो गई, वो भी गलत है। अब मुझे एक्सेस में प्यार भी नहीं बरसाना है, ठीक है, कि वो उसको लगे बस इससे तो ओवर इंटेलिजेंस में चला जाता है ना इंसान के पास, मज़ा आ गया, तृप्ति हो गई, नो, उतनी सपोर्ट जितनी एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ, ये ट्रस्ट नहीं बना, तो फिक्सेशन हो जाएगी, ठीक है, वो अटक जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं कि डिपेंडेंसी या फिर गुस्सा, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है जब आप
बड़े होते हैं, ठीक है। सो ओरल पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकर्स, चेन स्मोकिंग करते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, नाखून काटते हैं, ठीक है, फिंगर्स को चबाते हैं, थंब सकर्स जो होते हैं, ये ओरल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब भी गुस्सा आता है, जब भी स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसे लोग ओरल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हैं। ओके, ठीक है। फिर आगे दूसरी स्टेज, एनल स्टेज। अब देखो ये एनल स्टेज में क्या है, मैंने आपको पहले बोला, वो अगर आप चार्ट दिमाग में बिठाएंगे तो आपको याद रहेगा, एनस पे सारा कंसंट्रेशन। चाइल्ड को सारी की सारा प्लेजर मिलता है जब वो डेफिकेट करता है, मतलब कि अंदर से जो वेस्ट है वो बाहर निकालता है, डेफिकेशन का मतलब यही है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब चाइल्ड इस समय अवेयर है, अब मैंने कहा ईगो डेवलप होनी शुरू हो गई है। अब जब आप बर्थ से 1 ईयर के बीच में, तभी बच्चे को समझ में आ गया कि ओके मैं कुछ हूँ, यू नो, एंड इस स्टेज में ऑब्वियसली ईगो डेवलप हो चुकी है, तो उसको ये पता है कि मेरे खुद के विशेस हैं, मेरे कुछ राइट्स हैं, लेकिन मेरे जो विशेस हैं उसकी वजह से मैं कभी कभी दुविधा में भी पड़ सकता हूँ, बिकॉज मैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इस समय डील कर रहा हूँ। उनकी ईगो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। फ्राइड ये बिलीव करते हैं कि इस तरीके जो कॉन्फ्लिक्ट है जो बच्चे के दिमाग में चलता है, जब पॉटी ट्रेनिंग होती है स्पेशली उस टाइम पे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे दिक्कतें जो है वो बच्चे के दिमाग में आती हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। क्योंकि क्या करना है, आपने बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने, आपने उसको बोलना है यहाँ नहीं पॉटी कर सकते, आप वॉशरूम में जाके करोगे, पॉट के ऊपर बैठ के करोगे, वगैरह वगैरह। अब पॉटी ट्रेनिंग में 2 चीज़ें हो सकती हैं, आइदर आप एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा हार्श हैं बच्चे के साथ, वॉश जल्दी शुरू कर दी पॉटी ट्रेनिंग। अब भाई बच्चा साल का है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने में। 1 to 3 ईयर्स में हम स्टार्ट कर देते हैं पॉटी ट्रेनिंग, लेकिन चाइल्ड विल टेक टाइम ना, उसको समझने में उसको लगेगी, है ना। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए बच्चे के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर उसने कर भी दी, तो क्या होगा कि एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी उसकी बन जाएगी, ठीक है। मतलब वो स्टबर्न हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा, अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद करके रखेगा, ठीक है। बड़ा होके, मतलब बड़े होके होते हैं ना, कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, बिल्कुल स्पेंड नहीं करते, तो वो रिटेंटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मतलब वो होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को। रिबेल करेगा बहुत ज़्यादा आगे से, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, कबर्ड फैला के रखेगा, कमरा फैला के रखेगा, ऐसी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे लोग, क्योंकि पेरेंट हार्श थे उनके साथ, तो वो क्या सीखते हैं कि ओके हमेशा साफ रहना है, हमेशा ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज़ के साथ, स्टबर्न भी हो जाते हैं कई बार, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत पंचुअल होते हैं, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, ठीक है। उनको मेस बिल्कुल पसंद नहीं होती, गंदगी कुछ पसंद नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन बी वेरी वेरी स्टबर्न, ज़िद्दी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ना रखें, मतलब चीज़ें फैला के रखें, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे जो रिटेंटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओबीडियंट टाइप्स होते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं बेसिकली सफाई से। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर रिटेंटिव पर्सनैलिटी वो तब होगी अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे बच्चे को, उनको नहीं पता कि पॉटी ट्रेनिंग कैसे करनी है। कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चे के साथ, ठीक है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग अगर तो लिबरल हुई कि ठीक है बेटे तूने जो जहाँ करना है कर ले, वो कैसी पर्सनैलिटी होगी, एक्सपल्शन वाली। एक्सपल्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपल्शन बाहर निकालना, ठीक है। सो ये कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें बड़े होकर शेयर करने लग जाएंगे, पेट में कुछ नहीं पचेगा उनके, एंड दे विल शेयर एवरीथिंग, ठीक है। एंड वो मैसी भी होते हैं, वो भी रिबेलियस होते हैं, एक्सपल्सिव वाली जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, एंड डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है, वो एक्चुअली में पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। ऐसे पेरेंट जो चीज़ों को बेसिकली जो टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब बच्चा सही करता है चीज़ों को, उनको प्रेज़ करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं कि वेरी गुड, आप टॉयलेट आपने यूज़ किया, आपने सही टाइम पे यूज़ किया, आपने फ्लश भी किया, वेरी गुड, वो बच्चे के लिए एक बेसिकली उसकी जो ईगो है वो बूस्ट होती है, उसको अच्छा लगता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बनती है, और इससे बच्चा जो है उसको प्रोडक्टिव फील होता है, उसको ऐसे फील होता है कि आई एम केपेबल इनफ टू डू समथिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा सारे पेरेंट्स नहीं करते, कुछ लोग अपने बच्चे की बेइज्जती करते हैं, सोचते तुमसे इतना नहीं होता, तुम ये हो, तुम वो हो, तो वो बच्चा जो है वो उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी नहीं हुई होती, इस वजह से उसका जो पॉटी ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं हुई होती, तो वो रिटेंटिव पर्सनैलिटीज़ बन जाएंगे।
या एक्सपल्सिव पर्सनालिटीज़ बन जाएंगे। अब आती है तीसरी स्टेज, फेलिक स्टेज। हमने पढ़ा था ना कि ओल्ड एज, प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर पी, फेलिक स्टेज, ये 3 से 6 साल है। वो उम्र जिस समय आपका सारा का सारा जो लिबिडो है, लिबिडो यानी आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका आपके जो जेनिटल्स हैं उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। वो स्टेज जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को पहली बार समझ में आता है कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। 3 से 6 साल में बच्चा ये समझ जाता है कि मेल के ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, फीमेल के डिफरेंट हैं, दे अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब बॉयज़ में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस, गर्ल्स में इलेक्ट्रा है। अब देखो जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो एक बेसिकली ग्रीक में एक एक स्टोरी है ग्रीक की, एक ऐसी धारणा है कि ग्रीक गॉड था कोई ग्रीक उसने क्या किया था, ऑडिपस नाम का, उसने बेसिकली एक आदमी है और उसने अपने फादर की डेथ करवाई थी, उनको मरवाया था एंड फाइनली अपनी मदर से शादी की थी। और जब उन्होंने ये चीज़ उसे पता चली तो बेसिकली उसने अपने आँखें फोड़ ली एंड अपने आप को ब्लाइंड कर लिया। सो आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस स्टोरी इज़, लेकिन ये ऐसी बनी हुई है। सो बेसिकली ऑडिपस का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बेसिकली जो बेटा है उसको माँ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है एंड ही वांट्स टू मैरी मदर, लेकिन ऑब्वियसली उसको पता है बीच में एक फादर है एंड उसको फादर के साथ जो है वो एनवी या जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसे हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, अब देखो क्या है, एक तो ये है, दूसरा है जी कि ये तो बॉय का हो रहा है ना, तो बॉय के अंदर बेसिकली कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी आ जाती है। कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी का मतलब ये होता है कि उसको ऐसे लगता है कि मेरे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो काट दिए जाएंगे बेसिकली, या वो गायब हो जाएंगे, बिकॉज मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ अपने फादर के बारे में, तो मेरा फादर ही जो है वो मुझे ये कर देगा, ठीक है, और मेरी मदर को मुझसे छीन लेगा टाइप्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब देखो फ्रॉइड कहते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, बट ये एक थ्योरी ऐसे बनी हुई है, और ये थ्योरी ये कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल स्पेशली जो बॉय होता है, उसको ये लगता है कि ओके आई हैव टू बी लाइक माई फादर, मेरे को अपने पापा जैसा बनना है, और मतलब उनको ही नकल उतारना शुरू कर देता है, कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, उनके जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी मदर चाहिए, राइट, क्योंकि मेरी मदर को मेरे पापा पसंद है। मेरे पापा क्यों पसंद है, बिकॉज वो ऐसे ऐसे हैं, तो मैं भी ऐसा हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ये वाला जो व्यवहार होता है। अब आइडेंटिफिकेशन होता है कि जब बेसिकली आप दूसरे के किसी के व्यवहार को, उसके वैल्यूज़ को, उसके एटीट्यूड को अपने अंदर संभालें, इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं, और हम वैसा अपने सोचते हैं ऐसा मुझे भी बनना है। ओके, सो दिस इज़ फेलिक स्टेज। मस्त स्टेज है फेलिक स्टेज, आपने याद रखना है। ओके, गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। गर्ल्स जो हैं वो फादर डिज़ायर करती हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं शायद हकीकत भी है, तो ऐसा माना जाता है कि एज अ गर्ल आप हमेशा चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके फादर फिगर की तरह हों। फादर फिगर नहीं मतलब इन अ सेंस कि उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स फादर जो देखे होते हैं ना हमने बचपन से बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि या तो पापा जैसे, पापा के ये जो ट्रेड्स हैं बहुत अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो ये हम सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करते हैं कि, और कहा जाता है कि लड़के जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ हो हमारी मदर की तरह हो, वो मदरली जो है उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब पता नहीं क्या है, बट ऐसे होता है, ठीक है। आप बताइएगा आपके केस में ऐसे है कि नहीं, लेकिन ऐसे होता है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि इस तरीके से फीमेल्स जो हैं वो डिज़ायर करती हैं, ठीक है, अपने फादर के लिए, बिकॉज लेकिन उनको फील होता है कि ओके दे डेवलप जिसको हम पीनस एनवी बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि बेसिकली शायद वो एक प्राइवेट पार्ट हमारे पास नहीं है, इस वजह से देयर इज़ सम डिफरेंस, ठीक है। सो तो उनको
सो ये चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली पीनस नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, दे हैव अ डिज़ायर टू हैव अ बेबी, कि ओके चलो बच्चा पैदा कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ जो है वो चलता है। और फीमेल में गर्ल्स जो होती हैं उनको ऐसे लगता है कि अच्छा अगर आई डोंट हैव पीनस, उसका ब्लेम वो मदर पे डालते हैं कि शायद इन्होंने कैस्ट्रेशन कर दिया, इन्होंने काट दिया है, या इन्होंने इनकी वजह से नहीं है। तो दिस क्रिएट्स टेंशन। ओके, सो इस तरीके से अगर आपने इस टेंशन को हटाना है, ऑब्वियसली बात है हटाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो फ्रॉइड के मुताबिक आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो वो हटाते हैं जब आप अपनी आइडेंटिफाई करते हैं मदर के साथ। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेट्स आपके अंदर आपकी माँ जैसे होते हैं, ठीक है, या द वे शी कुक्स में भी, या द वे शी स्पीक, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो आप आइडेंटिफाई अपने आप को वैसा, उनका जो व्यवहार है, उनका जो एटीट्यूड है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फेलिक स्टेज है ना, खतरनाक स्टेज। ओके, अगर फ्रॉइड की जाने ना तो मैं तो सारा दिन लिटरली पागल हो जाऊंगी अपने बच्चे के ऊपर लीड लगा लगा के, लेकिन ये ऐसे है तो इसको फ़न के लिए पढ़ना है। ओके, चलिए आगे है लेटेंसी। लेटेंसी होती है 6 से प्यूबर्टी तक। अब देखिए ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो नहीं कोई आगे हो रही, मतलब वहाँ पे आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो नहीं है, एक्टिव नहीं है। लेटेंट है, लेटेंट का मतलब ही छुपा हुआ होता है, हिडन होती है। डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव है, कुछ एक्शन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है 6 साल का जब होता है टिल प्यूबर्टी तक हम बहुत ज़्यादा अपने स्कूल के वर्क में इंगेज होते हैं, हमें हॉबीज़ होती हैं हमारी अलग अलग, हमें डांस करना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना पसंद, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो होती है कि हमें नई नई चीज़ों को एक्वायर करना है, न्यू नॉलेज लेनी है, हम खेलते हैं बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, इस उम्र में जो हमारी सुपर ईगो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो इड है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी है वो सप्रेस हो जाती है, क्योंकि बेसिक जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है या प्लेजर वाली एनर्जी है वो इड की ही है। तो इस उम्र में वो दब जाती है बेसिकली, ठीक है। और हमारी वो वाली एनर्जी इतना नहीं है होती। वैसे भी इड ये फ्रॉइड ये मानते हैं कि जो इड होता है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ सोशल डिमांड। ऑब्वियसली सोशली तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि आप यू मैरी अ फादर, इट्स नॉट सोशली एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली। तो ये धीरे धीरे जो वो डिमांड्स हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ऑल्सो, वो जो ईड की डिमांड है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है जी। चलिए अब क्या है कि बट फिर हमारी आती है अगली स्टेज, जब जेनिटल स्टेज, दोबारा से वो एनर्जी जो है सेक्सुअल एनर्जी वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक ये उम्र है जब आप बेसिकली ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यू मैरी समवन, है ना, और फिर आप उनके साथ अपनी जो ज़िंदगी है वो बिताते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप कोशिश करते हैं अपने दुनिया के जितने भी आपकी जो छोटी सी दुनिया होती है उसमें जितने भी आपके एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं उनको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जॉब भी करनी है, घर भी बसाना है, बच्चा भी देखना है, और अपनी हॉबीज़ भी कंप्लीट करनी है, अपना पैशन भी फॉलो करना, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। सो उस एरियाज़ में आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो बेसिक अर्जेस होती हैं, ठीक है, बेसिकली कोई भी डिज़ायर हो सकती है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसके साथ आप डील करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारी ईगो डेवलप होती हैं, सुपर ईगो डेवलप होती हैं, वो क्यों होती है? वो होती है बेसिकली इसलिए ताकि जो इड है, जो इड की डिमांडें निकल के आते हैं उसको उसके साथ डील करने के लिए, ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल किया जाए, उसको डायरेक्ट किया जाए, ठीक है, इस वजह से। ओके, तो ये ना बहुत ही हल्का फुल्का मैंने पढ़ाया, मैंने ऐसे पढ़ाया कि ये बस स्टोरी की फॉर्म में, बिकॉज आई वांट कि आपको कुछ याद रहे। मतलब अगर बहुत भारी भरकम पढ़ना है तो किताबें हैं, आप उनमें से जाके पढ़ सकते हैं। मैं तो वो चीज़ नहीं कर सकती कि मैं आपको उठा के किताब में से भारी भरकम पढ़ा दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में बस जाए और रह जाए, इसलिए मैंने बहुत लाइटली आराम से आपको ये पढ़ाया है, और इसको मैं जानबूझ के पार्ट्स में करा रही हूँ सो दैट हमें अच्छे से समझ में आए फ्रॉइड। अब क्वेश्चन करके देखिएगा, जिनका भी डाउट था, जो चाहते थे मैं फ्रॉइड दोबारा से कराऊँ, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प जो है वो मिल रही है। ओके जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।